Okay, welcome to all of you. So in the last class, generally we thorough analysis of the synopsis. It is my personal synopsis. Okay, I'm Rahul from SVSI University Research Scholar. So it is my topic. Okay. So in the topic already I told you that the PICO meaning population intervention and the outcomes should be measurable, should be written here properly. So cyclic meditation here it is the intervention, psychophysiological, oxidative stress, spiritual well-being. These are the outcomes, and the population is the nursing students, and in the nursing also only females here. Okay, so like this you have to very specify and narrow down your topic. Okay, so let us quick revision of last class. So introduction, literature, review of ancient literature और ancient literature की summary. ओके, साइंटिफिक लिटरेचर, अब जितने भी आपके एरिया हैं, साइक्लिक मेडिटेशन है या इसके अलावा जो और दूसरे जो आउटकम्स हैं साइंटिफिक लिटरेचर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, साइकोफिजियोलॉजिकल का, स्पिरिचुअलिटी का, जो भी आउटकम्स हैं उन सबके लिटरेचर बनेंगे और टेबल बनेगी उसकी. ठीक है, तो आपको बनानी है टेबल, अभी मैं दिखाऊंगा आपको. एंड आफ्टर दैट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, जो थ्योरेटिकल वाले हैं वो उनको खाली रिव्यू देना है. ये रिव्यू ऑफ एंशिएंट लिटरेचर साइंटिफिक में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो खाली एंशिएंट की ही टेबल बनाएंगे. ओके, या टेबल नहीं बनेगी तो मिनिमम वो पैराग्राफ तो जरूर बनाएंगे. तो एंशिएंट तो सबको करना है, साइंटिफिक जिसको मिल जाए वो इस हिसाब से करो. ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों बनाएंगे, थ्योरेटिकल वाले भी और एम्पिरिकल वाले भी. तो एम्स आप यू विल डिफाइन. ओके, ऑब्जेक्टिव यू विल डिफाइन what kinds of objective you have. So aims को पाने के लिए जो जो steps होते हैं उन्हीं को ही objective कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में that we call it is the need of the study. Need you can say, justification you can say, or prevalence you can say, all are same. Need of the study it is. Okay, so you will justify why, what is the main need, what is the necessary of this research. अगर ऑलरेडी काम हुआ है तो क्यों आप अपना टाइम वो सारी चीजें वेस्ट कर रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है रिसर्च करने की. तो आप यहाँ पे बताओगे कि ये कमी रह गई है, ये अभी तक हुआ ही नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज द नीड ऑफ द स्टडी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग. एंड हाइपोथेसिस, जो भी आपने कमी दिखाई है आप बताओगे कि अगर ये चीज, यहाँ पे एक पॉजिटिव पक्ष दोगे हाइपोथेसिस का और नल में आप एक नेगेटिव पक्ष दोगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों. ओके, मेथड, मेथडोलॉजी जो अभी नरेश सर भी बता रहे थे, शोध विधि, इसका नाम ही है शोध विधि, मेथड्स का नाम है. ठीक है, इसमें आप अपना इंपेरिकल में पार्टिसिपेंट्स है, सैंपल साइज है, सिलेक्शन एंड सोर्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इथिकल, डिजाइन, सैम्पलिंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, वेरिएबल स्टडी. ठीक है, एक एक करके फिर मैं जो वेरिएबल्स को आप डिफाइन करोगे जिस इस एरिया के आपने वेरिएबल्स ले रखे हैं. ठीक है, इंटरवेंशन को अच्छे से डिफाइन करोगे यहाँ पे. ठीक है, डेटा को कैसे निकालोगे, इसको कैसे एनालिसिस करोगे. सो दीज आर द ओवरव्यू ऑफ द सिनॉप्सिस. ओके, तो थियोरेटिकल में ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन थोड़ा बहुत सही है, ये कुछ कुछ पॉइंट लिए जा सकते हैं यहाँ से. ठीक है, ये डिजाइन वगैरह उसमें नहीं आएंगे, सैम्पलिंग मेथड नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंटल नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी पॉइंट्स तो आएंगे. ठीक है, वेरिएबल्स नहीं आएंगे उसमें, या वेरिएबल वो इनडायरेक्टली दूसरे तरीके से हम ले रहे हैं, जैसे बोला वेलबींग, इस तरीके से थ्योरेटिकल में भी ले सकते हैं. तो दैट इफ यू आर टेकिंग देन वेरिएबल विल बी हियर. सो I know it is my previous synopsis, so many mistakes are here. I know, but maybe you are not aware about it. But in the your point of knowledge, I think it is this synopsis is it is fine for you to understand. Okay, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले सुधांशु जी ने प्रेजेंटेशन दिया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ग्रामर है ना वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए. मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक्स वहां पे होने चाहिए. उसके लिए आप जो भी अपना
जो अपना आता है उसमें ग्रामरली है, क्विलबोट है, कुछ भी जो सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी है, किसी का भी आप यूज करो, ग्रामर आपकी कम से कम मिस्टेक होनी चाहिए उसके अंदर। और यहाँ पे क्या होता है ना, कनेक्टिविटी होती है, ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है वर्ड्स के अंदर, कि पूरी अलग अलग चीजों को आप किस तरीके से जोड़ते हो, वो समरी बहुत बड़ी चीज है। पहले हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे बता दिया कि हाँ भैया इतनी, ये नर्सिस तो बड़ा ही सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये केयर करते हैं बीमार लोगों को और जरूरतमंद लोगों की, ठीक है। तो इतनी परसेंटेज है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दिया कि नर्सिस क्या काम कर रही है, ठीक है। और अब नर्सिंग नर्सिंग इनके हर सिचुएशन में उनको वो चीज फेस करनी पड़ सकती है, आईसीयू भी जाना पड़ सकता है। नॉर्मल बीमारी बीमारी में कई लोग उनको गालियां भी दे देते हैं, कई लोग छेड़ भी देते हैं, बहुत सारे लोग नर्सेज को, क्योंकि वो इनोसेंट होती है, लड़कियां ही होती है ज्यादातर, इस टाइप की बड़ी प्रॉब्लम फेस करती हैं लड़कियां नर्सेज, ठीक है। तो उस इस बेस पे, तो यहाँ पे हम आपको एक जस्टिफिकेशन देना है हमें, सबसे पहले पॉपुलेशन का, किसी को भी ले सकते हो, ये पॉपुलेशन का मैंने यहाँ पे ले लिया, कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है, आप उसको एक तरीके से उसकी समरी लिख रहे हो इंट्रोडक्शन के अंदर, कि मैं यही क्यों ले रही हूँ, ये कौन है, क्या कर रही है और क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ हटके आपको। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग रिसर्च ऑन क्रिकेट, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करके नहीं चल रहे हैं कि क्रिकेट, क्या पता क्रिकेट हमारे यहाँ पे तो बैट बॉल को बोलते, किसी और के यहाँ पे क्रिकेट किसी और चीज को बोलते हो, दूसरी कंट्री में मे बी पॉसिबल, ओके। हियर यू हैव टू जस्टिफाई the cricket which we are playing by bat and ball, so like that we have to give the definition properly, so it will be clearly understandable to everyone, this is cricket. So as like same, which kinds of topic, for example यहाँ पे अरुणा मैम menopausal she is taking, so she have to very justify this is the menopause, only this is the we are studying every like this, so particular, अब जो माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपकी उस लाइन से वो क्लियर हो जाएगा, नो दीज आर द, इट इज एक्चुअल मेनोपॉज। अब मैं अपनी मूर्खता ही बोलूंगा इसको, पहले मुझे नहीं पता था मेनोपॉज ये होता है। व्हेन मैं अपने बचपन में था, सॉरी, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक न्यूज़पेपर पढ़ा मीनोपोज, मेरे को तो एक सप्ताह लग गया समझने में मीनोपोज क्या होता है। मैं समझ रहा हूँ जैसे कोबरा पोज, ट्री पोज होता है, ऐसे कोई मीनोपोज होता है, मुझे तो हफ्ता 10 दिन के बाद पता चला रे मीनोपोज तो कुछ स्टेज होती है। समझ पा रहे हो आप? यानी कि मैं खुद योगा की फील्ड में था, लेकिन मैं एक सप्ताह 10 दिन मुझे समझने में लग गया मीनोपोज क्या होता है। मैं पोस्टर सर्च किए जा रहा हूँ मीनोपोज का, तो मुझे कोई पोस्टर ही नहीं मिल रहा कौन सा पोस्टर होता है। तो आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है वो चीज आपके लिए कॉमन हो, बट औरों के लिए शायद वो कॉमन ना हो। फीमेल्स के लिए मेनोपॉज कॉमन हो सकता है, बट आधे मेरे जैसे कई मेल्स को नहीं पता। तो आपको अपनी जो इंट्रोडक्शन में वो क्लियर करना है, दिस इज द मेनोपॉज, ताकि वो कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। समझ गए? तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हमने बिल्कुल एक जैसे क्लियर कर दिया कि कौन सी हमें पॉपुलेशन की क्या क्वालिटी है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर दो। यहाँ पे कुछ एक दो पेपर का रेफरेंस मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और कोशिश करना लेटेस्ट मिले, 5 10 5 इयर्स पे ही टारगेट करो, जैसे यहाँ पे 2022 का, 2022 का, 19 का, 20 का, ये कुछ रेफरेंसेस है, लेटेस्ट ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि पुराना पुराना रिकॉर्ड ज्यादा रिलायबल नहीं होता, कि लेटेस्ट में 19 की स्टडी में ये पाया गया, 22 की स्टडी में डिप्रेशन इतना था, एंजाइटी इतना था, ठीक है। तो लेटेस्ट सर्वे इट्स एक्स्ट्रा आपको लेना है, कि अभी लेटेस्ट ऐसे सर्वे हुआ और उसमें पाया गया कि ये मेरी जो पॉपुलेशन है मेनोपॉज है, और ये इतने परसेंटेज लोगों में है, उन उनके अंदर इतने परसेंटेज में एंजाइटी डिप्रेशन है, या जो भी आपका वेरिएबल है वो आप बताओगे उसके अंदर। क्लियर?
तो यहाँ पे अभी देखो टाइटल में भी क्या क्या था हमारा, इंटरवेंशन, पॉपुलेशन, कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ाई की अभी तक, बताओ जल्दी, ये हमने क्या कवर किया इंट्रोडक्शन में, कम ऑन। जो हमने टॉपिक लिया है उसको एकदम क्लियरली मेंशन करना है कि वो है क्या, और जो अभी सर्वे हुआ है उसके पॉपुलेशन, पीको में मैंने कौन सा टॉपिक कवर किया है पीको के अंदर? पॉपुलेशन सर। इंटरेक्शन। अभी तक हमने, देखो अभी तक मैं सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बता ही जा रहा हूं यहाँ पे 2 पैरों के अंदर, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे शुरू हो गया इंटरवेंशन के बारे में। आप इंटरवेंशन को पहले भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है सारी चीजें, लेकिन आपको ये सारी चीजें कवर करनी जरूरी है। पीको, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, आउटकम, कंपैरिजन। तो अब यहाँ पे क्योंकि स्टडी मेडिटेशन के ऊपर है, पहले हम एक मेडिटेशन का बैकग्राउंड बनाएंगे, ठीक है? बहुत कॉमन है तो उसकी डेफिनेशन लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, नहीं तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे मैंने बोला अभी कि क्रिकेट क्या है, एक्चुअल क्रिकेट, ओके, वो डिपेंड ऑन टॉपिक, इफ नीडेड देन मेंशन इट, इफ नॉट नीडेड देन डोंट मेंशन दैट, ओके। सो मेडिटेशन की कुछ स्टडी हुई है, उसमें क्या क्या काम हुआ, इससे पहले हुआ है, वो कहाँ का, थोड़ा बहुत एक उसकी एक समरी हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद में फिर हम यहाँ पे यानी कि उससे रिलेटेड और कितनी कितनी टाइप की और मेडिटेशंस है, विपसना मेडिटेशन है, टीएम है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, उससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? और बाद में जो आपके जो मेन है, आप उसको बताओगे इंटरवेंशन को कि हमारे ये इस पे हम काम कर रहे हैं, और इस तरीके से आप उसको एक पूरा एक अरेंजमेंट में आप उस चीज को लिखोगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आ गया वेरिएबल, जो मैं बोल रहा था, आउटकम। तो जो हम चीज मेजर करने जा रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टडी मेजर इमीडिएट एज पर अवर बेस्ट नॉलेज, देर इज नो, देखो ये आ गया, गैप आ गया, ध्यान से पढ़ो ना, इट इज द गैप, देर इज नो 3 month स्टडी यूजिंग साइक्लिक मेडिटेशन ऑन साइकोफिजियोलॉजिकल वेलबींग। तो इससे पहले इमीडिएट स्टडी के पेपर तो हमें मिले हैं भैया, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडी का पेपर ही नहीं है साइक्लिक मेडिटेशन का, मैक्सिमम 1 month का पेपर है, 1-2 पेपर हैं 3 months के, बट उनकी जनरल क्वालिटी वेरी पुअर है। तो यही हमारा, ये मुझे गैप मिल गया तो मैंने इसी को ही अपना बेस बना लिया अपनी स्टडी को। ये गैप कुछ भी हो सकता है, आप अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप पूरा अच्छे से जस्टिफाई करोगे कि वो क्या गैप है जो आपको मिला है, और आपको उसको पूरा करना है जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? साइकोफिजियोलॉजी पे अभी तक कोई भी लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुई है साइक्लिक मेडिटेशन की, वो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन, नो, देयर इज नो इमीडिएट, ना तो इमीडिएट है और ना ही लॉन्ग टर्म है, विद स्पिरिचुअल वेलबींग और बायोमार्कर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव, मतलब कि इसके तो कुछ स्टडी है, इमीडिएट है साइकोफिजियोलॉजी की, बट इसकी तो कुछ भी नहीं है अवेलेबल, इसीलिए मैं ले रहा हूं। देयरफॉर द करंट स्टडी इन्वेंट्स टू इवेलुएट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ साइक्लिक मेडिटेशन ऑन दीज वेरिएबल्स। क्लियर हुआ आप लोगों को किस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन को डिजाइन करना है? इंट्रोडक्शन सबसे क्रिटिकल पार्ट है, सबसे डिफिकल्ट बोलते हैं, मैं अपने एंगल से देखता हूं तो इंट्रोडक्शन मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है अरेंज करना, बाकी तो आगे की सारी चीजें बहुत आसान है। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग क्या समझे हो कि हमें इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, आप अपने वर्ड्स में बताओ, एनीवन, कोई? यस मैम, जी पूजा मैम, यस। सर इंट्रोडक्शन में हमें बेसिकली जो हम स्टडी या रिसर्च कर रहे हैं उसका एक समरी लिखना है। जैसे कि आपने पीको शब्द बताया, तो सबसे पहले हमने पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया कि हम किस कैटेगरी को ले रहे हैं, भले वो एज से संबंधित हो, मेल फीमेल हो, बच्चे हो या बड़े हो, इस तरह से हम किस कैटेगरी को ले रहे हैं। फिर क्या इंटरवेंशन दे रहे हैं, मतलब क्या प्लानिंग है, कैसे हम प्री एंड पोस्ट डेटा लेने वाले हैं, क्या हम उनको ये देने वाले हैं ट्रीटमेंट या जो भी चीज आसनास वगैरह देने वाले हैं। पार्ट है मैडम, या सॉरी डिजाइन बता रहे हो? डिजाइन इंट्रोडक्शन में नहीं बताते कभी भी। सर, इंटरवेंशन जो आप बता रहे हैं, मान लीजिए जैसे अभी साइक्लिक मेडिटेशन आपका इंटरवेंशन है,
इंटरवेंशन बताएंगे, लेकिन आप बोले प्री पोस्ट, दैट इज द डिजाइन पार्ट, नॉट इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, यस ओके मैम। जी। तो सर इसके अंदर सिर्फ डिजाइन, सिर्फ साइक्लिक मेडिटेशन के बारे में बताना है? मतलब जो भी इंटरवेंशन वर्ड ठीक रहेगा, सही, तो मेरा टॉपिक है, आपके इंटरवेंशन कुछ और हो सकती है। हाँ, नहीं, इंटरवेंशन को आपको डिफाइन करना है, इंटरवेंशन क्या है, उससे इससे पहले क्या काम हुआ है, और ये काम हुआ है और ये नहीं हुआ है, उस इंटरवेंशन को लेके। जी इसी तरीके से जो आपने लिया यहाँ पे पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, ऐसे इसका काम होता है, ऐसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स इसको होती है, ये काम इस पे हुआ है और ये नहीं हुआ है, ओके ओके ओके। तो वो आप डिफाइन करोगे वहां पे अच्छे से। इसी को ही यहाँ पे हम इसी समरी को ही हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। जी सर, जी और जी, सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, सारी लाइन कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है सर। कनेक्ट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं, देखो ये जैसे अलग अलग स्टडीज हैं, लेकिन ये जब पढ़ोगे तो एक जैसा लग रहा है, हालांकि ये मेरी पुरानी है, इसमें कई कमियां मैं अभी निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक जैसे एडिशनली, मोरओवर एंड, तो इस तरीके से हम उन स्टडीज को एक ही लाइन बना देते हैं, एक ही पैरा बना देते हैं, वो अलग से वो नहीं दिखता फिर वो, ठीक है। बाकी औरों को समझ आया, हम आगे बढ़े क्या, कोई डाउट किसी का इंट्रोडक्शन को लेके? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो लिटरेचर पहले ही बोला मैंने, टू टाइप्स वी हैव, लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर एंड साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है। तो एंशिएंट लिटरेचर में हम टेक्स्ट का रेफरेंस देते हैं, दर्शन का, वेदों का, उपनिषदों का, या और जो अलग से बुक्स हैं उनका हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे पहले हमने बैकग्राउंड, या बता भी सकते हो बैकग्राउंड एंड स्कोप, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा, थोड़ा सा समरी सी बना दी, बेस तैयार कर दिया कि ऐसे ऐसे हम कुछ करने वाले हैं, और ये है सबसे जरूरी, अकॉर्डिंग टू दर्शना, इट इज अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग दर्शना, सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, या जो भी चीज आप ले रहे हो उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया गया, वो श्लोक, वो सूत्र आपको मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन करो तो और भी बेटर है, साथ में कर लेना चाहिए। इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना, उस पर्टिकुलर सूत्र को डालोगे तो वो इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट वहां पे जब इंस्ट्रक्शन दोगे तो आपको ये दे देगा करके। तो ये हो गया इंग्लिश में, जिसको संस्कृत पढ़नी नहीं आती वो इस तरीके से, तत्र प्रत्ययिकतान्यता ध्यानम, तो ये मॉडर्न इंग्लिश इस तरीके से वैलिडेशन मिली है कि हम संस्कृत को इस तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, जिससे अंग्रेज लोग भी समझ सकते हैं इस सूत्र को, वो चांट कर सकते हैं। इसको तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको आती नहीं है, लेकिन इसको वो कर लेंगे चांट। तो आप कोशिश करो, आप इसको दोनों तरीके से यहाँ पे मेंशन करो अपनी सिनोप्सिस के अंदर, अपनी संस्कृत में भी और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर भी, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आप इसको मीनिंग लिखोगे, जो भी आपका श्लोक है, ठीक है, उसका ऑथेंटिक उसकी लाइन आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, बट नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप उसको थोड़ा सा उसको अपनी तरफ से वो कर सकते हो, तो मीनिंग, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, जो टेक्स्ट में दिया गया है वो मीनिंग यहाँ पे लिख दो आप एग्जैक्टली। अब ये आपके ऊपर है। इसके बाद ये होगी मेरी कमेंट्री, मेरी खुद की कमेंट्री, कि मुझे क्या लग रहा है ध्यान क्या हो सकता है, तो आप वो ले भी सकते हो। कई बच्चे इसको नहीं लिखते नीचे वाली कमेंट्री को, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है, तो आप चाहो तो लिखो, आप स्किप करना चाहो तो इसको स्किप कर लो, आपकी चॉइस है, डायरेक्ट इससे भी काम चल जाएगा वैसे आपका, ठीक है। नहीं तो आप अपने तरीके से एक दो पेपर का यहाँ पे रेफरेंस दे करके, यहाँ पे जैसे बुक का एक रेफरेंस दिया गया और राव 2015 का, तो उन्होंने इस तरीके से बोला एक तांता ये होती है, ध्यान ये होता है, प्रत्यय ये होता है, ये कमेंट्री होगी खोल के, वो आपके ऊपर ही करना चाहो तो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेम दर्शन का ही, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट ध्यान से रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट भागवत गीता के ऊपर। तो भागवत गीता का हमने यहाँ पे ध्यान का हमने एक श्लोक ले लिया, 6 चैप्टर का 15 नंबर श्लोक, ओके।
तो इस तरीके से सेम हमने इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट का यूज किया और सेम श्लोक को हमने इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और इसमें देखो बीच का हमने मॉड्यूल लिया है, बाकी देखो यहाँ से शुरू हो रही है चीजें, ध्यान से दिख रहा होगा आपको। इसको बीच में रखो सेंटर में तो ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। अगर श्लोक को यहाँ पे साइड में लिखोगे इतने में वो थोड़ा अट्रैक्शन कम आता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ वर्ड फाइल के अंदर? तो वो सेंटर वाला आप यूज करना है यहाँ पे मॉड्यूल को श्लोक के अंदर, बाकियों में साइड का रख लेना। और वो नंबर 4 पे जो होता है ना, देखो यहाँ पे सभी सिमिलर है, सिमिलर वाला यूज कर लेना। नंबर मैं जैसे वर्ड फाइल में दिखाई देता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे आप, मैं भी दिखा देता हूँ आपको मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। तो देखो अभी आपको दिख रहा है शुरू में एंड में दिखाई दे रहा है, ये देखो एंड में शुरू एंड में सभी जो इनकी फिनिशिंग लाइन है एंड में देखो आप, फिनिशिंग बिल्कुल इक्वल है, समझ रहे हो? अब क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऊपर टॉप पे दिख रहा है, टॉप पे देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट वाले पे यूज करता हूँ, तो अगर मैं यूज करता हूँ तो देखो एंड एंड यहाँ पे अलग से हो गया ना, एक अजीब से लग रहा है ना। तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि उससे एक ना लुकिंग बड़ी खराब होती है इसकी। अगर हम ये जैसे सेंटर वाला मैंने बोला, श्लोक के लिए सेंटर वाला यूज करना, नॉर्मल के लिए मत करना। जैसे अगर मैंने नॉर्मल में किया तो ये शुरू का भी खराब हो गया, शुरू का स्ट्रक्चर देखो, एंड का स्ट्रक्चर दोनों खराब हो गया। तो जो नॉर्मल पैरा है उसमें तो फुल उसका यूज करना है, और जो श्लोक है जैसे अगर मैं इसमें बीच का यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज द श्लोक, सो हियर add like this middle I have to use middle cursor above, you can see, okay, it is, so like this you have to do। कोई डाउट है किसी को कि ये बीच में कैसे आएगा? ये बेसिक्स है तो वर्ड फाइल का, होप आप सभी को आता होगा ये बेसिक्स। कोई डाउट हो तो फिर भी आप लोग बता दो। सर उसको अलाइनमेंट बोलते हैं, जैसे कि लेफ्ट सेंटर और जस्टिफाई, जस्टिफाई करने से बोथ साइड इक्वल आता है। लेफ्ट Yes, में आपका लेफ्ट साइड राइटिंग होगा और सेंटर में सेंटर के बीच में रहेगा। yes, ma'am, yes, ma'am। तो आप लोग जस्टिफाई नॉर्मल समरी में यूज करोगे जस्टिफाई, और श्लोका वगैरह मेंशन करना है उसमें आप मिडल सेंटर वाला यूज करोगे, ठीक है। कई लोग नहीं करते इसलिए मैंने जान के यहाँ पे हाईलाइट किया इस चीज को, तो ये गलती मत करना, ओके। तो सर एक प्रश्न है, जैसे कि जब जब एमएससी के दौरान जब एक छोटा रिसर्च चल रहा था 4th सेमेस्टर में, तो हमें बोला गया था कि जो श्लोक है वो आप कॉपी पेस्ट मत करो गूगल से, उसको भी एक पर्टिकुलर साइट पे जाके आपको टाइप करना है हिंदी में मतलब संस्कृत में। तो वो जरूरी है क्या सर, या फिर हम सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं? मतलब उन्होंने नहीं, ऐसा बोला था वो टाइम पे। नहीं, वो जरूरी है। अगर वो नहीं आता तो लास्ट ऑप्शन है सीधा करने का, लेकिन सीधा करने में क्या होता है ना, ये फॉन्ट सही नहीं मिलते, ओके। और उससे क्या होता है ना गलतियां कम होती हैं। और ऐसे कॉपी पेस्ट करने में क्या होगा ना, ये जैसे तय है वो मैं बन जाएगा, चांसेस होते हैं ज्यादा बनने के। आप जब कॉपी पेस्ट करोगे आपको समझ आएगा, एग्जैक्ट श्लोक नहीं होएगा, वो कुछ वर्ड्स बदल जाते हैं उसमें एग्जैक्ट को डायरेक्ट अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो। इसको मैं आपको बताऊंगा, संस्कृत डॉक्यूमेंट्स हम यूज करते हैं, और आई ट्रांसलेट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स आप लोग सर्च करो, क्या हो गया, नहीं संस्कृत डॉक्यूमेंट्स ना, संस्कृत डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे सर्च किया, देखो ये आगे खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो मुख्य ग्रंथ पे आप जाओ ऊपर, और यहाँ पे हमें योग का बनाया हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी कॉलम बनाया हुआ है योग का। तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो देखो गोरख सप्तम, घेरन संहिता, पतंजलि योग सूत्र, ठीक है, भोजवृत्ति, मनोमीमांसा, हठ पर दीपिका या हठ योग पर दीपिका, ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे सारे श्लोक डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो उसका एक मेथड है, डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं लेते हैं हम, इसका वो लेते हैं वर्जन से, योग दर्शन हम यहाँ पे चलो ले लेते हैं। इसका हम आई टेक्स्ट लेंगे, देखो ऊपर आए, देखो यहाँ पे
इसके भी फॉन्ट को चेंज होने के चांस है डायरेक्ट अगर हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं तो, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ से आई टेक्स्ट उठाते हैं और आई ट्रांसलेटर में उसको डालते हैं। जैसे ये हो गया आई टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ से ले लिया बिगिनिंग डॉक्यूमेंट्स, लेफ्ट साइड यू कैन सी हियर प्रथमो अध्याय हियर, ठीक है। तो मैंने प्रथम 3 सूत्रों को ले लिया और आई ट्रांसलेटर आप डाउनलोड कर लेना। आई ट्रांसलेटर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको कॉपी करोगे तो ये ट्रांसलेट कर देगा एक्चुअल उसमें, ये आ गया। और इसको वर्ड फाइल में डालो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। ये शायद फ़ॉन्ट की दिक्कत आ रही है मेरे लैपटॉप में, लेकिन जब यहाँ पे आप डालोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको फ़ॉन्ट एक बार देख लेना, वो अपना इंडिविजुअल इशू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से आपको बने बनाए सारे सूत्र यहाँ पे मिल जाएंगे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसके अलावा कुछ और साइट्स भी है, मैं आपको भेज दूंगा। हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। या फिर अगर कुछ ना मिले तो आप अपने हाथ से श्लोक तो टाइप कर ही सकते हो, फ़ोन से टाइप कर दो और फ़ोन से टाइप करके अपने आप को व्हाट्सअप करके यहाँ पेस्ट कर दो लैपटॉप में, दैट इज ऑल्सो। हाँ, अगर ये मिले तो ठीक है, ना मिले तो छोड़ दो। अभी आप प्राइमरी स्टेज पे हो तो अभी आपका कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। पीएचडी में थोड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन अभी एडमिशन के लिए इतना बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लिख दिया तो अच्छा है, नहीं लिखा तो भी अच्छा है। तो जो जो चीज़ें मैंने ले रखी हैं उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रकृति भी ले रखी है, इसलिए मैंने प्रकृति का डिस्क्रिप्शन दिया। तो प्रकृति का यहाँ पे भी आयुर्वेदा का रेफरेंस हो गया, ये अष्टांग हृदयम का मैंने ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, अष्टांग हृदयम। तो ये मेरा एंशिएंट लिटरेचर कंप्लीट हो गया ऊपर, ठीक है। तो अब आ गया हम साइंस। पहले भी ये बताओ एंशिएंट लिटरेचर सभी को डन हुआ, उसमें क्या क्या डाउट हो सकते हैं, वो क्लियर हो गया सब लोगों को एंशिएंट लिटरेचर? को डाउट हो तो बताइए, या आप बताइए कोई भी, आप क्या समझते हो व्हाट इज एंशिएंट लिटरेचर? सर अपने डिजीज वर्ड के बारे में एंशिएंट लिटरेचर ऐसे मिल जाएगा क्या, कोई स्पेसिफिक डिजीज का? डिजीज का भी मिल जाएगा, वो देखना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप आई डिजीज पे काम कर रहे हो, तो उसके जैसे लिए त्राटकी है ना, नेत्र मोक्षा नाम है ना, तो वहाँ पे अब त्राट वो आंखों का बीमारी वहाँ बताएगी, ये त्राटक से ठीक होना, वो भी एंशिएंट लिटरेचर बनेगा। सर मेरे टॉपिक में मुझे एंशिएंट लिटरेचर नहीं समझ में आ रहा है। वो आपको सोचना है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मेमोरी है, जैसे मेमोरी के बहुत सारे लिटरेचर है, कंसंट्रेशन के बहुत सारे लिटरेचर है। अलग अलग ग्रंथों को जब आप कंपाइल करोगे तब आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन सा एग्जैक्ट श्लोक आपके लिए जरूरी है। आपस में डिस्कस करो, दोस्तों से पूछो कि कौन कौन सा रिलेवेंस हो सकता है, तो उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। चलिए, होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं साइंटिफिक लिटरेचर के ऊपर, ठीक है। तो साइंटिफिक लिटरेचर में आपको यहाँ पे यानी कि जो भी है आपका, जैसे कि आपकी इंटरवेंशन के बारे में आप बताओगे और आपके वेरिएबल्स के बारे में बताओगे। मेन तो यहाँ पे हो गया हमारा इंटरवेंशन। देखो इंटरवेंशन अगर वो बढ़िया, उस पे पहले बहुत सारा काम हुआ है तो स्पेसिफिक उसके वेरिएबल भी यहाँ पे हमने, जैसे कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो जो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, जैसे गौरी मैम यहाँ पे ले रही हैं अपना, उनका IQ टेस्ट है फॉर एग्जांपल, एकेडमिक है, तो वो यहाँ पे डालेंगे सूर्य नमस्कार एंड एकेडमिक। तो इससे पहले सूर्य नमस्कार का जो जो एकेडमिक हुआ है उस हिसाब से फिर वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये साइंटिफिक लिटरेचर में क्या है, आपको खाली रिसर्च पेपर का जो गूगल स्कॉलर पे और पबमेड पे आपको मिलेंगे, सिर्फ उनका ही रेफरेंस आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए हर पेपर के पीछे देखो रेफरेंस आपको दिख रहा है, ये रहा, जो लाइनें हैं ये रिसर्च पेपर से ली गई हैं। ये जो फर्स्ट 2 लाइनें हैं उनका रेफरेंस ये हो गया,
अगली जो लाइन है, LF बैंड रिफ्लेक्ट सिंपैथेटिक एक्टिविटी इन HF बैंड पैरासिम्पैथेटिक, इसका रेफरेंस इस पेपर में ये चीज बताई गई है। जैसे अभी अरुणा मैम बता रही थी कि दैट कपालभाति इफेक्ट्स ऑन द हार्मोन्स, तो यहाँ पे आप रेफरेंस दोगे कि दैट कपालभाति इफेक्ट्स ऑन दिस हार्मोन, एंड फिर यहाँ पे आप रेफरेंस दोगे कि इस पेपर में ऐसा बताया है कि इससे, इसका मतलब ये होता है, रेफरेंस का मतलब कि जो भी हम चीजें ले रहे हैं, ओके, ये हमारी मन की चीज नहीं है, ऑलरेडी इस पे रिसर्चर ने बोला है भैया, रियली इट इफेक्ट्स ऑन द हार्मोन्स। तो इसीलिए रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। विदाउट रेफरेंसिंग नो वैल्यू ऑफ द कंटेंट इन द रिसर्च, नो वैल्यू। आप अगर ओवरऑल देखोगे मेरी सिनॉप्सिस में, अगर मैं लास्ट में आपको दिखाता हूं, तो मोर देन 50, मिनिमम 50 मिलेंगे। देखिए ये रहे रेफरेंसेस, you can see how many they are. So here references are, it is page number 34, now you can see upside, it is page number 34 until 41, it meaning total 8 pages, और हर पेज पे कितना है, अप्रोक्स 10-12 है रेफरेंस एवरी पेज, यू कैन सी। सो इट मीनिंग कितना हो गया, तो नो, मोर देन 100 रेफरेंसेस आई टुक इन दिस सिनॉप्सिस। इसका मतलब मैंने ये 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर को पढ़ा है, पढ़ा तो 1000 को होगा, उन 1000 में से ये 100 मैंने लिए हैं, और उन 100 को यहाँ पर फिर मैंने अलग अलग तरीके से जो मेरी नीड रही है सिनॉप्सिस में, वो मैंने उसको मेंशन किया है। जैसे अभी अकाउंटिंग वाला थोड़ा इजी होगा आपके लिए, जैसे ये काउंटिंग मेरा भी पेपर लिख रहा हूं मैं, इसमें मैंने काउंटिंग में रेफरेंस दिया है, ये रहा काउंटिंग में दिया है, ठीक है। अगर इसका मैं रेफरेंस की बात करूं, देखिए यहाँ पे 72 अभी तक मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, 72 रिसर्च पेपर को पढ़ चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस जो है आप अपने, जो बता दूंगा, मेंडले सिखा दूंगा आपको, मेंडले को, हाउ टू यूज मेंडले। तो अभी हम वापिस अपने सिनॉप्सिस के बेसिक्स पर आते हैं। तो नाउ वी वर स्टडिंग अबाउट द साइंटिफिक लिटरेचर, ओके। सो आप यहाँ पे पूरा साइंटिफिकली, ये इंट्रोडक्शन में भी है रेफरेंसिंग, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बता दिया, हाईलाइट तो नहीं किया, लेकिन देखो यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इस पेपर ने बताया है, ये वाली लाइन है इस यहाँ से मैंने मिली है, ठीक है। मतलब कि ये जो रेशियो मैं बता रहा हूँ डिप्रेशन एंजाइटी की, ये इस पेपर में ऐसे बताया गया। तो रेफरेंस के साथ आपको लाइनों को लिखना है, इसको बोलेंगे वट एवर वी आर राइटिंग इट इज द एविडेंस बिहाइंड दैट, ओके। तो सर अगर उसके ऊपर हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो हम वो पेपर पे हम जा सकते हैं ना, डायरेक्टली क्लिक करके भी? डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंसिंग किस तरीके से की है, वो सुपर लिंक, हाइपर लिंक, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप फिर ये नाम करके नीचे सर्च कर लो, देखो यहाँ पे, देखो इसको दिखाता हूँ, सफर एंड गिनेस बर्ग 2017, ठीक है। अब सफर को सर्च करो नीचे, अगर हमें जाना है, अगर किसी को पढ़ना होगा ये सफर वाला कौन सा है, ये रहा, यही है ना। तो ये यहाँ पे देखो, ये आ गया। अगर मुझे पढ़ना होगा ये रेफरेंस क्या है, देखो ये टाइटल है, ये DOI नंबर है, तो मैं इसको कॉपी करके गूगल पे देखूंगा, हाँ भैया एक्चुअल में सही किया है या नहीं किया है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में भैया इसने रेफरेंसिंग ऑनेस्टली किया है। तो इस तरीके से जो एग्जामिनर है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं जो आपने रेफरेंस दिया है। क्लियर? चलो 51, 10 मिनट और पढ़ लेंगे, बाकी हम आधी नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो मैं आज लिटरेचर तो कंप्लीट कर ही देता हूँ, रुको टेबल को भी कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में हम। तो इसी तरीके से अलग अलग जो वेरिएबल है उनका भी हमें लिटरेचर देना है, जो जितने भी टाइप के आप ले रहे हो, अगर उनके साथ अलग अलग पेपर पब्लिश हुआ है, नहीं है तो फिर नो लिखोगे नहीं हुआ है,
अभी तक का मान लो ऑक्सीडेटिव पे नहीं हुआ, देयर इज नो स्टडी। बट दूसरी मेडिटेशन के साथ हुआ है, साइक्लिक के साथ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि दूसरों में इंप्रूव हुआ है, सही, इसलिए हमें इसके ऊपर भी, इसमें भी लेना चाहिए ये इस टाइप का मार्कर हमें। स्पिरिचुअलिटी और पेपर्स में प्रूव हुआ है, स्पिरिचुअलिटी इफेक्ट होती है मेडिटेशन से। बट साइक्लिक मेडिटेशन के साथ, देखो यहाँ पे लिखा साइक्लिक मेडिटेशन प्रैक्टिस इज डिराइव्ड, ये उपनिषद से है। एज पर अवर नॉलेज देयर इज नो स्टडी ऑन द स्पिरिचुअल वेलबींग। सो अभी तक कोई स्टडी हुई नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एक तरीके से इनडायरेक्टली जस्टिफिकेशन भी बोल सकते हो आपको। जस्टिफिकेशन हर जगह आएगा, थोड़ा 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 सब जगह पे, ठीक है। तो ऐसी प्रकृति का जो भी आपके वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। अब आते हैं सब, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है टेबल। टेबल बनाना बहुत अच्छा रहता है सिनॉप्सिस के अंदर। तो ये 5-6 चीजें मेन होती है। नंबर एक, पहला तो सीरियल नंबर तो कॉमन है, ऑथर एंड पब्लिशिंग ईयर। इसमें आप यहाँ पे ऑथर आप इस तरीके से लिख एटॉल करके लिखना ज्यादा बेटर माना जाता है एपीए स्टाइल में। और यहाँ पे आप रेफरेंस दे दो उसी पेपर का। रिसर्च डिजाइन, उस पेपर का जो भी रिसर्च डिजाइन है वो आप यहाँ पे मेंशन करो। कितने सैंपल साइज लिए गए हैं, कौन कौन सी असेसमेंट ली गई है। फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब है रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट आया है। अब इसमें ईईजी में क्या रिजल्ट आया, और ये आटा जो टेस्ट है उसके अंदर क्या रिजल्ट आया, उसके अंदर यहाँ पे हम बताएंगे। कंक्लूजन में क्या बताया गया है, कई लोग कंक्लूजन को नहीं लिखते, कई लोग इन दोनों में से एक को ही लिखते हैं। आप दोनों को भी लिख लो, चाहो अलग अलग कर दो। रिजल्ट का मतलब लेकिन मैं अलग अलग मानता हूँ इसको। रिजल्ट में हम पर्टिकुलर, हम जैसे कि पी वैल्यू हो गया, पर्टिकुलर डेटा बताया जाता है रिजल्ट के अंदर। फाइंडिंग्स में इतने परसेंटेज चेंज हुआ, इतना था और इतना हुआ। और कंक्लूजन में हम बताते हैं उस रिसर्च पेपर का जो ऑथर रहा है उसने ओवरऑल क्या कंक्लूड किया है। तो दोनों में माइनर डिफरेंस है, तो मैं इसको अलग अलग मान के चलता हूँ, फाइंडिंग्स को और कंक्लूजन को। और होता भी है, रिजल्ट और कंक्लूजन दोनों अलग होता है। रिजल्ट में न्यूमेरिकल चीजें आती हैं, कंक्लूजन में एक्सपीरियंस आता है ऑथर का, कंक्लूजन आता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो, जैसे इंटरवेंशन आवर, या डिपेंड ऑन आपके टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1-2 कॉलम और ऐड या कम कर सकते हो। आप कम तो नहीं कर सकते, ऐड ही कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे नंबर ऑफ असेसमेंट लिख सकते हो, 3 डेज ए वीक, 4 डेज ए वीक रेगुलर, वो भी आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इस टेबल में और क्या ऐड कर सकते हो, हाँ, जो ग्रुप एलोकेशन है 24 है, इसमें से एक्सपेरिमेंटल के कितने थे, कंट्रोल के कितने थे, वो भी आप अलग अलग लिख सकते हो, अलग से कॉलम बना करके, यूर चॉइस। नहीं भी लिखोगे तो कोई बहुत वो नहीं है, लिखोगे तो उससे और क्लैरिटी आ जाती है कि इस पेपर के अंदर क्या चीजें हुई हैं। इसी तरीके से कम 10 से 12 लेने हैं, 8 से 10 तो मिनिमम ले ही लेना। ऐसे अलग अलग पेपर की डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है, वो पेपर जो आपके टॉपिक से एग्जैक्टली रिलेटेड करते हैं। ये सारे पेपर, ये साइक्लिक मेडिटेशन की टेबल हो गई, तो साइक्लिक मेडिटेशन के रेफरेंस हमने ले लिए। और वो वेरिएबल्स भी हमसे मिलने होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो मिल ही नहीं रहा है किसी तरीके से। अब इसी तरीके से मेरा जो दूसरा वेरिएबल था स्पिरिचुअलिटी, अब स्पिरिचुअलिटी का डायरेक्ट तो नहीं है, तो इनडायरेक्ट किसी और मेडिटेशन का यहाँ पे उस टाइम हम लेते हैं जब हमारा इंटरवेंशन डायरेक्ट ना हो, तब हम दूसरी इसका हम रेफरेंस उसके बाद हम ले सकते हैं। इसी तरीके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का डायरेक्ट नहीं था, तो इनडायरेक्ट किसी दूसरी स्टडी यहाँ पे हार्टफुल मेडिटेशन का लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा, क्योंकि साइक्लिक मेडिटेशन का था ही नहीं। अगर हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी एग्जैक्ट इंटरवेंशन को देनी है, नहीं है तो आप पहली बार उस चीज पे काम हो रहा है तब आप किसी और का रेफरेंस दो वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये साइंटिफिक टेबल जो बनाएंगे। तो टाइम हो गया, 2 बज गए, मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम हो गया है। तो आगे की जो सिनोप्सिस है, एम, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। होप you all are understanding how you have to prepare the content of your synopsis.
Yeah, one of you please explain what you understand by this presentation. What is scientific literature? Yes, anyone please? सर आपने इतना टेबल कहाँ से खोज खोज के लिख लिया है? हैं? आप भी सर ढूंढोगे अब, आपने आपकी बनी कैसे टेबल? ये रिसर्च पेपर है मैडम, अलग अलग रिलेवेंट पेपर्स ऑफ विद माय इंटरवेंशन एंड पॉपुलेशन और द आउटकम्स. यस पूजा मैम अभी हो गया, किसी और को मौका देते हैं. हु विल एक्सप्लेन? यस अरुणा मैम आप बताओ, क्या समझे हो आप? अरुणा मैम साइंटिफिक लिटरेचर से बताइए. सर साइंटिफिक का मतलब है प्रेजेंट डे में जो स्टडीज हुई हैं या जिन्होंने भी इसके बारे में लिखा है उसका रेफरेंस देना. टेबल्स में, ठीक है, ओके. दे वीडियो को हम ओपन कर देंगे, दोबारा सुनना हो सुन लेना सभी लोग, ठीक है. कोई डाउट किसी का आज के सेशन से रिलेटेड? एनी डाउट? सर एपीए फॉर्मेट क्या होता है? एपीए स्टाइल? ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये फॉर्मेट होते हैं अलग तरीके से, जैसे एमएलए, एपीए, वैनकूवर, इस तरीके से 7,000 से ज्यादा रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं, ठीक है. ये जैसे कि हमें जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे फॉरेन में क्या होता है, जैसे उसमें वहां पे उल्टा बोलते, कई लोग बोलते हैं मित्तल पूजा, और हमारे इंडिया में होता है नाम पहले हम लगाते हैं पूजा मित्तल. तो बस नाम को कहने का तरीका है. उसी तरीके से जो ऑथर के जो नेम्स हैं उनको लिखने का ये सबके अपने अपने तरीके हैं. तो हम एक उस एपीए मेथड को फॉलो करते हैं जनरली. तो उस मेथड को वो एटॉल, उसमें ऑथर का लास्ट नेम आता है पहले. जैसे आपका अगर पेपर रेफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल आप आज पेपर लिखती हो, तो आपका पेपर ऐसे बनेगा मित्तल पी, आगे अगर और ऑथर हैं तो एटॉल 2024, फिर आएगा आपका जो भी आपका टाइटल है, फिर आपकी जिस जर्नल में पब्लिश होगा जर्नल का नाम आ जाएगा. उसके बाद में उसकी जो वॉल्यूम है, इशू है, पेज नंबर है या डीओआई है, जो भी है वो उसके बाद में वहां पे आ जाएगा. वो मेनली अपने आप ले लेगा उस चीज को. तो इस तरीके से आपका पेपर रेफरेंस होगा, फ्यूचर में जाना जाएगा फिर, ठीक है. और कोई डाउट आप लोगों का किसी का? यस कोरी मैम. सर मेरा ये डाउट है कि एंशिएंट लिटरेचर में मैं मेरे टॉपिक मतलब टाइटल को कैसे वहां पर कैसे डिफाइन करूँ एंशिएंट लिटरेचर? साइंटिफिक लिटरेचर ऑफ सूर्य नमस्कार, साइंटिफिक लिटरेचर ऑफ दैट योग निद्रा, साइंटिफिक, और वहां पे सूर्य नमस्कार अगर डायरेक्ट एकेडमिक का दिया हो तो एकेडमिक सूर्य नमस्कार प्लस एकेडमिक कल देना, अगर नहीं हो तो नॉर्मल का ले लेना. मतलब कि ये सारे तो साइंटिफिक लिटरेचर हो जाएगा ना. एंशिएंट में मतलब कि जो ऐसे और कुछ हटियोग्निक टेक्स्ट तो यहाँ पर रेफरेंस नहीं होगा. सूर्य नमस्कार का जो रेफरेंस है आसन मुद्रा प्राणायाम बुक में दिया गया हाँ है, वो वहां एपीएमबी उसको ले सकते हैं ना. हाँ बिल्कुल ले सकते हो उसको, या और लिटरेचर सर्च करो और पेपर उन्होंने किसी ने कहीं पे मिले कोई श्लोक कहीं से, तो वहां और योग निद्रा का मिल जाएगा कंटेंट बहुत सारा, तो योग निद्रा के एक दो श्लोक निकाल लेना, ठीक है. जी 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 सर जी. बिहार स्कूल ऑफ योगा का भी है सूर्य नमस्कार के ऊपर बुक. हाँ वही है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, मैडम बिहार वाले की बात हो रही है. वो बिहार का ही आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जो बुक है. ठीक है. सर फिर थियोरिकल स्टडीज के अंदर ऐसे टेबल बनती है क्या फिर? नहीं, थियोरेटिकल में साइंटिफिक रहने देना, अगर हो तो बना देना, क्योंकि आप लोगों का वो एक्सपेरिमेंटल तो आप करते नहीं हो, तो एंशिएंट रहेगा आपका. थियोरेटिकल में रहने देना इसको. सर आपने ये तीनों टेबल जो बनाए इसका कंपैरिजन किया या फिर ऐसे ही पता नहीं क्या किया है इसमें? टॉपिक के अकॉर्डिंग टेबल बनेगी. जैसे अभी आपका टॉपिक बोलो, फिर उसके हिसाब से टेबल बनेगी आपके टॉपिक के हिसाब से. सर मैंने स्ट्रेंथनिंग आसना, बैलेंसिंग और फिर ये है ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो आसनों का टेबल बनेगी, साइंटिफिक लिटरेचर ऑफ स्ट्रेंथनिंग आसनाज.
जैसे अगर आसनों का नहीं मिलता है तो फिर नॉर्मल योगा का लिख देना फिर बाद में आप इस तरीके से। ओके, सबके डाउट क्लियर? ओके, लेट अस डू द शांति पार्ट। ओके, तो नरेश सर से रिक्वेस्ट करते हैं, नरेश सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस नरेश सर, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डू द शांति पार्ट। जी सर। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में लेंगे। शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन